सो माय नेम इज़ काजल जैन और आप देख रहे हैं नॉलेज जॉइंट। सो आज का एजेंडा ये है कि हम अपना 7th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे और एक और आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखने वाली हैं, ठीक है। तो आइदर आप मेरे नोट्स से कॉपी कर लेना या मेरे नोट्स ले लेना, आइदर या फिर जब मैं बोलती जाती हूँ तो खुद अपने नोट्स बना लेना। तो आज कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। चलो तो आज की सभा शुरू की जाए, ठीक है। तो करते हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 8, 18th सेंचुरी में क्या क्या ऐसा होता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल और न्यू फार्मेशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बातें चलती हैं हमारी 18th सेंचुरी में बहुत सारी, कौन कौन 18th सेंचुरी में रहता है, कहाँ कहाँ रोग बनते हैं। तो इसमें वही है, कुछ न्यू किंगडम जो बन रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप, इसमें बताया है कौन कौन से न्यू किंगडम्स हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि देखो जो बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। हमेशा मैप में हम देखेंगे बाउंड्रीज सबसे पहले। तो बाउंड्रीज कैसी हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। जो ये डॉटेड लाइन है वो एक्सटर्नल बाउंड्री है। तो क्या है भाई एक्सटर्नल बाउंड्री, कितनी होगी एक्सटर्नल बाउंड्री? तो ये देख रहे हो आप डॉटेड लाइन, दिस 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 दिस। तो पूरा यहाँ से ले लो, देखो पूरा पाकिस्तान, ये सो आ गया, पाकिस्तान तक आ गया, ये हमारा पूरा कश्मीर से लेके यहाँ तक डॉटेड लाइन, एंड ये पूरा साउथ यहाँ तक, बेसिक कर्नाटक आंध्र प्रदेश पूरा। तो ये है हमारा मुगल एम्पायर इन 700 में मुगल एम्पायर की ये स्थिति है, ठीक है। इतना बड़ा मुगल एम्पायर है, कहाँ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉट कन्याकुमारी बट ठीक है, ओके। आउटर लाइन दिख गई। तो चलो अंदर का भी कुछ देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो रेड रेड से बना है ना, कि कौन कौन से न्यू किंगडम आए हैं, ठीक है। तो कौन से नए किंगडम आए हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में एक नया किंगडम बना था सिखों का, थोड़ा सा मोटा पेन, ओके। तो सिखों का नया किंगडम, ठीक है। जो सिख कम्युनिटी थी उनका एक नया किंगडम बन चुका है। बाद में लगभग 1700 के पास ही में दल खालसा या सिख पॉलिटिकल एक पावर बन चुकी है, ठीक है। उसी के नीचे दिल्ली के आसपास आप देख रहे हो, जस्ट मुगलों के गढ़ में कौन है, जाट, ठीक है। और इसके बाद कौन आ जाते हैं, जाट के बाद अवध, देखो साइड में। और अगर हम और थोड़ा ईस्टर्न जाएं तो कौन क्या आ रहा है, बंगाल। तो कितने किंगडम अलग हो गए साइड साइड से। कितना बड़ा था मुगल एम्पायर, इतना बड़ा था, ठीक है। यहाँ से पूरा इंटीग्रेटेड सब। लेकिन अब कितना में टूट गया, 4 हिस्से तो यही हो गए हमारे पास। सिख अलग हो गए, जाट अलग हो गए, अवध अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, है ना। दिख रहा है साफ साफ कि कैसे चीज़ें टूट रही। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और किंगडम, 3-4 बहुत सारे किंगडम्स हैं जो यहाँ पे बनते हैं। एक और जो किंगडम बनता है वो गुजरात का है ना। ठीक है, और कौन सा किंगडम होता है जो बन रहा है, तो एक और किंगडम बन रहा है, ये क्या, महाराष्ट्र का। दिख रहा है आपको। और ये जो एक और किंगडम है जो इसके नीचे बन रहा है वो कौन सा है, द नेक्स्ट किंगडम फॉर अस इज हैदराबाद। ये देख रहे हो आप, हैदराबाद।
तो ये जितने भी किंगडम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेनली 17 से 18 टाइम तक, ठीक है। 17 से 18 सेंचुरी में ये किंगडम जो है मराठा हैं, हैदराबाद है, गुजरात है, मालवा है, बंगाल, अवध, जाट, सिख, ये सभी। जाट और अवध तो छोड़ दो, जाट और अवध तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिख, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, ये किंगडम जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट किंगडम है इंडिया में, ठीक है। जो हमारे पूरी अभी की जो जितनी भी सिस्टम है उसको संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया सबको मैप कि क्या क्या होने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं मराठा में कुछ पढ़ेंगे, हैदराबाद में कुछ पढ़ेंगे, अवध में कुछ पढ़ेंगे, बंगाल में कुछ पढ़ेंगे, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यही मैप, चलो कोई बात नहीं। तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, कौन कौन आया है इसमें, हमें पता है कि इस टाइम पे क्या है, अंग्रेज़ों का ही बोलबाला हो चुका है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी अपनी बहुत सारी फैक्ट्री लगा ली है, ठीक है। ब्रिटिश ने अपना सूरत में फैक्ट्री लगा ली है, बंगाल में कलकत्ता में फैक्ट्री लगाई ली है, मैसूर साउथ में पुडुचेरी में वो थे ही लगभग 1700 के टाइम पे, 1700 के टाइम पे वो थे, ठीक है। इतना तो है। चलो, तो ये सब में वही बताया गया है, ये सब वही है कि भाई कैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की, और यहाँ पे क्या है, न्यू पॉलिटिकल ग्रुप कैसे बनने शुरू हुए आफ्टर दैट ऑफ औरंगजेब, ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक क्या क्या होता रहा है वो सब इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं, है ना। तो क्या होता है क्राइसिस ऑफ एम्पायर, कैसे क्राइसिस ऑफ एम्पायर होता है, लेटर मुगल में, ठीक है। लेटर मुगल जो बाद में औरंगजेब के बाद 1707 के बाद जो हमारे पास मुगल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो जितना भी ये हेडिंग में जितनी भी सब हेडिंग दी हुई है ना, ये सब रीजंस हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 रीजन, मोस्टली 5 रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्यों आफ्टर मुगल औरंगजेब फेल हो गया सब कुछ, ठीक है। तो पहला रीज़न था, क्या था भाई पहला रीज़न था औरंगजेब का डिप्लीटेड मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। औरंगजेब ने इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिंग की थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसको क्या करना था, डेक्कन को अपने काबू में लाना था। उसने इसी वजह से इतनी स्पेंडिंग की कि जितना भी माल था एम्पायर का वो सब चला गया, ठीक है। जितनी भी मिलिट्री थी वो एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, कि आफ्टर फाइटिंग कि कुछ लोग कर भी पाए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब इनकी मिट्टी तो खाली हो गई, तो भाई सबने क्या कहा कि भाई हम अपनी, अब तो क्या कोई मारने वाला है ही नहीं, तो हम ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है, इनएफिशिएंसी रही है जो इम्पीरियल के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ गई थी, ठीक है। लोकल जो नॉबल्स थे, ठीक है, जो मनसबदार थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी उनके ऊपर, ठीक है। और उनको क्या दे दिया गया था, जैसे मनसबदार को हमने पढ़ा है कि मनसबदार कहीं और नौकरी करता था, और जहाँ पे उसकी ज़मीन होती थी वो वहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू लेके अपना काम करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। मनसबदार वहीं पे अपॉइंट होते थे, वहीं पे वो रेवेन्यू लेने लगे। तो मनसबदार कितनी पावरफुल पोजीशन थी, ठीक है। तो उसी में उसको रेवेन्यू मिल जाता था, उसका मिलिट्री एडमिशन हो गया। जैसे ही यहाँ पे अपना कंट्रोल छूटा औरंगजेब और बाकी सबका, तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब हम तो फ्री हैं तो फ्री हैं। और इनने बहुत ज़्यादा पैसे खाने भी शुरू कर दिए, करप्शन भी शुरू कर दिया, तो अपना पैसा भी वहाँ तक ज़्यादा नहीं पहुँचा, ठीक है। तो ये भी एक बात हो गई, है ना। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। पहले तो औरंगजेब ने सब जगह हमला किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, औरंगजेब ने एक और चीज़ की, एडमिशन को ढंग का नहीं संभाला, ठीक है। जो भी चीज़ थी उनको बांट दिया कि भाई मनसबदार तुम ही कर लो यार, क्यों ही हम अगले दो फौजदार और रखें, तुम ही कर लो, तुम ही अपना काम कर लो, है ना। तो ये काम हो रहा था। और जो मनसबदार थे उन्होंने क्या किया, यार अपनी तो ये तो देख ही नहीं रहा है, ठीक है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो हम ही अपना पैसा बना लेते हैं। जब पैसा बनाना शुरू किया तो बस राज्य को डिप्लीट हो गया, ओके। उसमें क्रंच आ गया भाई इकोनॉमी और रिसोर्सेज का। चलो आगे पढ़ें, समझ में आया। कोई समझने का ज़्यादा है नहीं, ठीक है। औरंगज़ेब का जब काम होता है ना, तो यही है, औरंगज़ेब ने बहुत सत्यानाश कर दिया था पूरा,
तो औरंगजेब सत्यानाश करेगा तो वो सब कुछ करेगा, ठीक है। पॉलिटिकली सत्यानाश करेगा, वो इकोनॉमिकली सत्यानाश करेगा, वो सोशली सत्यानाश करेगा, ठीक है। वो हर किस तरीके से बांटेगा आपको। तो ऐसे ऐसे ना एक एक पॉइंट निकालते जाओ और आपके पॉइंट बनते जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो यही वही है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सत्यानाश कर दिया, पॉलिटिकली सत्यानाश कर दिया और इकोनॉमिकली। अब क्या है देखो, पीसेंट ने भी रिबेलियन करना शुरू कर दिया। अब ये क्यों करेंगे, पीसेंट रिबेल क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है यार, सब ये मनसादार लूट के ले जा रहे हैं, ठीक है। ने कॉज क्या था, माउंटेन टैक्सेस, टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स था। इंसान कैसे रहेगा भाई, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसी रिवोल्ट और पीसेंट ज़मींदारी के रिवोल्ट में एक बहुत बड़ा किंगडम उभर के आया जो कि जाट किंगडम था। वो बेसिकली एग्रीकल्चर लोग थे जो बाद में फ्रीडम उन्होंने ले लिया था अपने ऊपर, अथॉरिटी उनकी खोल ली थी। तो यही हुआ, जितने भी इकोनॉमी रिसोर्सेज थे वो सब डिप्लीट होते गए और स्पेंडिंग ज़्यादा होती गई और लड़ाई झगड़े बढ़ते शुरू हो गए। जब ये चीज़ शुरू होंगी तो अपने आप अपना राज्य कंट्रोल में नहीं होगा और लेसर एफिशिएंसी दिखाएगा, ठीक है। चलो देख लिया ना क्या हुआ। और उसके बाद सोने पे सुहागा एक और काम होता है। सोने पे सुहागा क्या होता है, नादिर शाह का हमला, ठीक है। जो एक ईरान शासक था वो यहाँ पे दिखता है कि यार कोई तो है नहीं है यहाँ पे, वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है ही नहीं, सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, तो हम ही ना क्यों फ़ायदा उठा लें। अब जब घर में झगड़े हो रहे हैं तो पड़ोसी तो आएंगे ना मारने, ऑफकोर्स वो भी कहेंगे भाई मेरा भी उधार दे ही दे। तो बस, तो ये सब भी उनको मारने आ गए। नादिर शाह आ गए, फिर अहमद शाह अब्दाली आ गए और हमारे मुग़ल साम्राज्य की कमर टूट गई, है ना। मुग़ल साम्राज्य की कमर टूट गई। इसके बाद तो क्या, औरंगजेब की खराब पॉलिसी, सूबेदार्स का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और पीसेंट का अपना डबल टैक्सेस, ठीक है, और फॉरेन के जो हमारे रूलर्स थे उनका आक्रमण, परेशानी ही परेशानी, हमारा साम्राज्य घिर चुका है परेशानियों से। तो आगे क्या, ये देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें से एक बहुत ही ग्रेट चीज़ है कि उनके वहाँ के उस टाइम के कुछ ऑथर रहे होंगे, उन्होंने बताया कि नादिर शाह कितना लूट के गया था, वो क्या क्या लूट के गया था, उसके बाद का मंजर। तो जब नादिर शाह आया था ना तो वह कितने लाख रुपए लूट के ले गया, 60 लाख रुपीज़, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स लेके गया, ठीक है। करोड़ वर्थ का तो गोल्ड था अकेला, ठीक है। 50 करोड़ वर्थ की ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, पिकॉक थ्रोन है ना, पिकॉक थ्रोन यहाँ से लेके चला गया कि भाई देखो, मतलब देख रहे हो आप, मतलब कब आया नादिर शाह, नादिर शाह आया अपना 1739 में, ठीक है, 1739। अपनी जो औरंगज़ेब की डेथ हुई है कब, 1707 यानी 1710 मोस्टली। 30 साल के अंदर, देख रहे हो, मतलब घर का सामान लुट गया है भाई, घर लुट गया है, ठीक है। कितना ही बुरा हाल हुआ होगा, सोचो, घर लूट लिया है नादिर शाह ने। पिकॉक थ्रोन जो किसने बनवाया था, शाहजहां, जो उनके पप्पा परदादा बनवा के गए थे, उसको लूट के ले गए ऐसे ही, ठीक है। तो ये कहानी है भाई, कितना ही बुरा। जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता, जब राजा अच्छा नहीं होता, तो ये होता है, ठीक है। कोई भी लूट के ले जाता है आपको। चलो, तो ये लूट के ले गए, ठीक है। और इन्वेजन की कुछ और तस्वीरें यहाँ पे, कौन कौन लुट गया भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गए, जो इसमें लिखा है कि जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जिन जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे सिल्क के, उनको कपड़े पहनने ही को नहीं बचे भाई, इतना लूट के ले गया है नादिर शाह, ठीक है। तो जो सिटी कहलाती थी, जो सपनों की सिटी थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर दिया था नादिर शाह ने, इतना ही ज़्यादा प्लंडरिंग, ठीक है। ये प्लंडर की तस्वीर आप देख सकते हो बनी है जो नादिर शाह, ठीक है। तो सोच लो भाई, आप जब सोचो उस ज़माने में हो गया, मतलब उस टाइम पे सोचो आपके सामने पूरी दिल्ली लुट गई है भाई, सब कुछ एक दूसरे से लुट के जा रहा है। चलो, तो ऑलरेडी अंदर सीवियर प्रेशर क्या था, तो ये डिवाइड हो गए बहुत सारे, ठीक है। अंदर कोर्ट में भी डिवीज़न चल रहा था और बाहर भी डिवीज़न चल रहा था। तो कोर्ट डिवीज़न हम देख लेते हैं। कोर्ट में क्या डिवीज़न हो गया, दो
मेजर ग्रुप्स में लोग बट गए। जो इनके नॉवेल्स थे जो हर जगह से आते थे, ईरान से, तुरान से, टर्की से लोग आ रहे हैं, ईरान से लोग आ रहे हैं, तो उनके जो नॉवेल्स फेवरेट हुआ करते थे उसमें ये बट गए। तो दो खेमे मोस्ट रहे। कौन? एक तो ईरानी खेमा था और एक था तुर्रानी। ठीक है, ईरानी और तुर्रानी, ये दो खेमे आ गए। अब ये दो खेमे थे, उसी में सारा मुगल किंगडम बट के रह गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजा बनवाए, राजाओं को मारा, ठीक है, अपने पसंद के राजा बिठाए, अपनी संधियां की, जो हमें इनको करना है वो इन्होंने किया। इतना ह्यूमिलेशन हो गया मुगल एम्पायर का कि 4 राजा तो इन्होंने मार ही दिए, असिसिनेट ही कर दिए। ठीक है, और 2 राजा ऐसे थे, अहमद शाह और शाह आलम 2 को ब्लाइंड ही कर दिया था। ठीक है, कि भाई तुम अंधे ही हो जाओ तो ज़्यादा सही है। सोच रहे हो मतलब नॉवेल जो उनके अंदर काम करते हैं राजा के अंदर, इतना बुरा हाल हो। चलो, तो किंगडम की बर्बादी ही बर्बादी। तो ये अंदर की बर्बादी हो गई। अब बाहर की बर्बादी को देख लेते हैं, किंगडम के बाहर की बर्बादी। तो बाहर की बर्बादी में ये जो कुछ किंगडम है जो नए बन चुके थे, उसमें एक बात होती है राजपूतों की। ठीक है, किसकी? राजपूत वैसे नए नहीं थे, पुराने थे, लेकिन राजपूतों को क्या मिल गई? फ्रीडम। तो राजपूत, पहले तो ये है कि मोस्टली जो राजपूत में से कौन इनके साथ था, तो आमबेर के थे और जोधपुर के थे, बाकी तो थे नहीं इनके साथ। ठीक है, बाकी राजा इनके साथ ज़्यादातर थे, लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। तो 2 ये आमबेर और जोधपुर जिनको हमें पढ़ना है। तो यही लिखा है भाई, इनको मुगलों ने बेतन जागीर दे रखी थी और ये बहुत अच्छे फ्लरिश कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, फिर जब लेकिन औरंगजेब का परेशान करता है औरंगजेब, तो वहाँ पे 2 राजा बहुत फेमस उभर के आते हैं। एक हो जाते हैं अजीत सिंह, जो कि जोधपुर के रूलर हैं। ठीक है, और एक आते हैं कौन? सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह जो कि आम्बेर के या फिर जयपुर जो मोस्ट कहा जाता है, तो जोधपुर और जयपुर की मोस्ट ये कहानी हो जाती है। ठीक है, तो राजपूत फैमिली क्या होती है? बहुत इन्फ्लुएंसर रहती है हमेशा से। ठीक है, सूबेदारी में काम कर रही होती है। गुजरात और मालवा इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, गुजरात और मालवा इनके कंट्रोल में रहते हैं, हमेशा से ही रहते हैं वो, तो कि इनको ही दे दिया जाता है। मुगलों और मतलब अकबर ने भी इनको दे दिया था, बाकी मुगलों ने भी इन्हीं को दे रखा था। ठीक है, तो क्या है भाई, राजा अजीत सिंह जोधपुर गवर्न करते हैं किसको? गुजरात को। और राजा सवाई जय सिंह गवर्न करते हैं किसको? मालवा को। तो अजीत सिंह जोधपुर आ गए भाई, पास में का जोधपुर यहाँ पे, अगर आप ऐसे राजस्थान का ये देखो तो जोधपुर यहाँ पे पड़ता है, जयपुर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ को पड़ता है, थोड़ा सा नॉर्दर्न में झुका हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो जोधपुर के पास यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जाओगे नॉर्थ साउथ तो गुजरात, और यहाँ पे ये डायरेक्ट साउथ जाएंगे तो क्या? इनको मालवा। ठीक है, तो ये दोनों इनके आसपास ये अपने राज फैला के रखे थे इन्होंने। ठीक है, सो दीज रिन्यूड करते थे। जहांदार शाह ने इनके ऑफिस को और रिन्यू कर दिया, और ये जो टेरिटरीज थी इनके पोर्शन को, इम्पीरियल जो टेरिटरीज नेबर्स थे वो और भी स्ट्रॉन्ग होते चले गए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ? राजा जय सिंह फाउंडेड न्यू कैपिटल उन्होंने बना ली जयपुर में। ठीक है, और उनको आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई 1722 में, क्योंकि ये लोग तो दिल्ली आ चुके थे ना, तो आगरा को कौन संभालेगा? तो आगरा को उन्होंने बोल दिया जय सिंह को कि आप ही संभाल लो। ठीक है, और जय सिंह की परेशानी तब शुरू होती है जब मराठा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और यहाँ पे मारना शुरू कर देते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ लिया जाए। पता है राजपूत मतलब जय सिंह, सवाई जय सिंह, अजीत सिंह, ये लिखना नहीं है यार, अब यहाँ कुछ ऐसा इन्फ्लुएंशियल यहाँ पे है नहीं। ठीक है, कुछ नहीं लिखना। चलो, ये राजपूतों के फोर्ट के बारे में बता दिया उन्होंने कि राजपूत का फोर्ट कैसा होता था। ठीक है, बहुत ही मतलब ऐसा फोर्ट होता था कि वहाँ पे एक शहर जैसा बस जाया करता था, इतना बड़ा फोर्ट होता था।
वहीं उनकी सब रानियाँ रहती थी, वहीं उनका बाजार रहता था, वहीं उनका खाना पीने रहता था, सब वहीं पर रहता था। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे ये। उसमें से एक है चित्तौड़गढ़ का किला, ये इसने बताया, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ये बताया गया है। ठीक है, ये इनका किला है जो बताया गया है। ठीक है, चलो यार, चित्तौड़गढ़ का किला क्या, ये कुछ हुआ तो ना। चलो, ये सवाई जयसिंह के बारे में, सवाई जयसिंह ने क्या बनवाया, यहाँ पे ऑरेंज प्लेट में कुछ ऐसा दिया और देख लेते हैं। तो सवाई जयसिंह ने बनवाया क्या, जंतर मंतर। ठीक है, क्या क्या है जंतर मंतर? जंतर मंतर है एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मतलब बैठ के तारे देखते रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, फैंसी वर्ड नहीं, बैठ के तारे देखते रहते हैं, तो ये है जंतर मंतर। ठीक है, बैठ के तारे देखना। चलो, अगर सामान्य भाषा में बोलो तो ये इनने कहाँ कहाँ बनवाई, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, तो ज़रूर देख लो। अब देखो तो कहाँ हुआ है, एक अपने घर में तो होगा। ठीक है, घर में होगा। अब मैंने बताया मालवा है ना, मालवा में इनका काम था, है ना, तो मालवा में एक ज़रूर होगा। तो एक क्या हुआ, उज्जैन में हुआ। ठीक है, अब दिल्ली में तो हम बैठे ही हैं भाई, दिल्ली तो हमारे घर जैसी है, तो वहाँ तो होगा, दिल्ली में हो गया। तो कहाँ कहाँ हो गया, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर। घर में हो गया, एक घर के बगल में रिश्तेदार के यहाँ हो गया, और एक हमारा जो दूसरा घर है वहाँ हो गया, मालवा में। एक जो दो आपको याद करने हैं, वो दो थोड़े से नाम मुझे ऐसे लगते हैं कि याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ रिलेट नहीं होता है। मथुरा और बनारस। क्या है, मथुरा और बनारस, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने और ऑब्जर्वेटरी बनवाई है। तो कितनी हो गई, 3 2 5, है ना, तो 5 जगह इनकी ऑब्जर्वेटरी हैं। कोई झंझट, कोई परेशानी आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जोधपुर का किला है, जो मेहरगढ़ का, जो अजीत सिंह के पास है। ठीक है, अजीत सिंह के पास है, उनका किला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस किसको किसको मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई हमारे सिखों को। ठीक है, कैसे मिल गई, कहाँ से मिल गई, किसने दिलाई, सब क्वेश्चन दिमाग में उठने चाहिए तुरंत। ठीक है, तो सिखों को किसने दिलाई इंडिपेंडेंस? सिख पहले से ही पॉलिटिकल कम्युनिटी बन चुके थे जब गुरु गोबिंद सिंह के टाइम से। ठीक है, और गुरु गोबिंद सिंह के टाइम से इनकी स्टेट पॉलिसी बन चुकी थी, अलग पंजाब एक स्टेट बिल्डिंग ये बना रहे थे, जिसको गुरु गोबिंद सिंह ने अपने द्वारा बनवाया था। ठीक है, ये राजपूतों से लड़ रहे थे, ये मुगलों से लड़ रहे थे। ठीक है, इनने खालसा दल की स्थापना कर दी थी, ये औरंगजेब से भी लगातार ही लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये और भी इन्होंने सॉवरेन अपना लिया जब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो गई। गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद इनने एक और इनके लीडर हुए हैं, बंदा बहादुर। ठीक है, कौन हुए, बंदा बहादुर, ये बहुत बहादुर थे। इन्होंने क्या किया कि नहीं यार, अब तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमें तुम्हारे साथ काम ही नहीं करेंगे हम। तो बंदा बहादुर ने क्या किया, सॉवरेन रूल बनाया अपना, अपने कॉइन छपवा लिए गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से। ठीक है, अपना एडमिशन बना लिया सतलज और जमुना के पास कि भाई अब तो तुम रहे नहीं, हम रहेंगे ही नहीं तुम्हारे साथ। तो ये थोड़ी और कोशिश थी गुरु गोबिंद सिंह की तरफ से, कोशिश रही कि भाई वो एक पॉलिटिकल एंटिटी बना पाए। उसके बाद बंदा बहादुर जी जो थे, उनकी मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने सिक्के चलवा दिए, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया, तो एक नए राज्य जैसा उन्होंने बना दिया। लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाए और उनको भी मरवा डाला 1716 के टाइम पे, वहीं पे 1720 के टाइम पे मरवा दिया। भाई ये भी मतलब ज़्यादा काम नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपनी चीज़ तो छोड़ी नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो जो छोटे छोटे राजा थे वो तो अपने साथ बने ही रहे। ठीक है, छोटे ग्रुपों में, और जो ग्रुप यहाँ पे थे वो क्या कहलाती थी, मिसल।
ठीक है। यही जो छोटी छोटी मिसलें अपने मतलब जो उनके छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और ये अपना छोटा छोटा फ्रीडम ही चला रहे थे अपने। लेकिन उसके बाद आते हैं कौन, राजा रणजीत सिंह, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने राज्य को फैलाते हैं, बनाते हैं और पूरे पंजाब और लाहौर को कंसोलिडेट करते हैं एक किसमें, पंजाब राज्य में। ठीक है, चलो तो ये अपने आप को कंसोलिडेट ऐसे करते हैं और उसके बाद अपने एक प्रॉपर पंजाब की जो राजनीति होती है, पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसको बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाए। तो राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अपने एक यूनाइटेड किया है, ग्रुप को इस्टेब्लिश किया है और इनकी कैपिटल होती है कहाँ, लाहौर में, जो होती है 1799। ठीक है, इसके जस्ट 100 साल पहले क्या हुआ था, 1699 क्या हुआ था, खालसा पंथ की स्थापना। और 100 सालों के ही अंदर एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है भाई। चलो, और इनकी मौत हो जाती है 1840 में और फिर तो ब्रिटिश काबू कर लेती है इसको। कोई नहीं, अभी तो हम यहाँ पे 1700 में, तो हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। 1799 में इन्होंने बना लिया क्या, अपनी कैपिटल लाहौर, और इन्होंने अपना कैपिटल किंगडम बना लेते हैं। अब बात आती है किस पे, मराठास। ठीक है, शिवाजी के बारे में यहाँ तो इनमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है पैराग्राफ्स में, लेकिन यहाँ जो एक कॉलम होता है ऑरेंज कलर का, वहाँ दिया हुआ है। क्या है भाई ये, तो 17वीं सेंचुरी में पावरफुल स्टेट बन के आता है जो डेक्कन में, वो होता है किसका, मराठा का। और उसके जो पावरफुल किंग होते हैं वो होते हैं शिवाजी, वीर शिवाजी या शिवाजी महाराज। ठीक है, ये एक इस्टेब्लिश करते हैं मराठा में किंगडम, जो कहाँ पे होता है, पुणे या फिर वहाँ के पुणे नासिक के आसपास। ठीक है, इनके पापा का नाम क्या होता है, तो पापा का नाम होता है साहेजी और माँ का नाम होता है जीजाबाई। और इनका जन्म होता है कहाँ, सिवनेरी में, और 1630 में। ठीक है, तो ये लिख लो भाई, मराठा लिख लो, मराठा में लिख लो शिवाजी, और शिवाजी में लिख लो उनके मम्मी पापा का नाम, क्योंकि पूछा जाता है साहेजी और जीजाबाई। कब जन्म हुआ था, 1630। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे, गुरु कह लो, गार्डियन कह लो, तो ये कौन थे, दादा कौंडदेव, दादा कौंडदेव। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं यंग से ही। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था फोर्सेस बीजापुर की, इन्होंने बहुत सबको कूटा, बहुत मारा। ठीक है, बहुत मारा, गुरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने सबके अगेंस्ट यूज़ किया है। ठीक है, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया है नए तरीके से, रेवेन्यू कलेक्शन का नया तरीका अपनाया, हर जगह से चौथ और सरदेशमुखी करके इनके दो रेवेन्यू सिस्टम थे जो ये अपने जिन पे इन्होंने हमला किया है वहाँ से लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, और उन्होंने फाउंडेशन रची है किसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर की। चलो लिख लिया सब, ये सब तो लिखना ही नहीं था, जो बोला बस वही लिखो और आगे बढ़ जाओ।
मराठा के बाद पावर पहुंचती है पेशवा के पास। पेशवा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठास, ठीक है। मराठास में चाहे शिवाजी रहे हों, चाहे साहू जी रहे हों, चाहे शिवाजी टू जैसे राजा रहे हैं, उनके पास हमेशा एक पेशवा रहते थे जो कि प्रधानमंत्री ऐसा काम करते थे। फॉर टुडेज अगर हम बोलो तो प्रधानमंत्री ऐसे, मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कौन होगी, जैसे अभी क्या है, नॉमिनल गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट की, और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है हमारे पास किसकी, पीएम की, एज एन पीएम। ऐसे ही उनके यहाँ वहाँ पे पेशवा, पेशवा मीन्स पीएम, ठीक है। तो वहाँ पे होते थे। तो अब पेशवा क्या करते थे, तो पेशवा करते थे, एक तो पेशवा करते थे मिलिट्री अफेयर्स, जितने भी मिलिट्री के काम होते थे वो पेशवा करते थे। जैसे लड़ाई लड़ना, जाना, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी मार गिराएंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, एम्पायर मजबूत हुआ। एम्पायर मजबूत होगा तो सक्सेसफुल रहेंगे। अब क्या होगा, राजा इन पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, पेशवास पे। राजा जब पेशवास पे डिपेंडेंट हो जाएगा तो पेशवा अपर हो जाएंगे और राजा नीचे हो जाएंगे, है ना। जस्ट लाइक कि भाई कोई भी ऐसे किसी के पास शासन होता है तो वो अपर, और बाकी चीज़ें, बाकी लोग जो होते हैं, चाहे भले राजा क्यों ना हो, वो लोअर हो जाता है, क्योंकि राजा इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे लोगों को, ठीक है। तो यही था। तो बीच में क्या हो गया कि बिटवीन 1720 एंड 1761 में मराठा जो एम्पायर था वो इतना एक्सपेंड हो गया कि मतलब आप समझ लो कि मुग़ल एम्पायर से बड़ा एम्पायर मराठा ने कवर कर लिया। मालवा ले लो, गुजरात ले लो, ठीक है, यहाँ पे उन्हें सीज कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये आ गए, बुंदेलखंड आ गए, ठीक है। उसके बाद ये लगभग नॉर्थ में बंगाल चले गए, ठीक है, बंगाल में है। राजस्थान तो इतना नहीं पहुंच पाए क्योंकि राजपूत थे, लेकिन बराबर लड़ाई करते थे, ठीक है। मतलब एक तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि जब आपने पता होगा जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी, बक्सर या फिर आप बोल लो जब हमारा लास्ट लड़ाई हुई थी पानीपत की, जो थर्ड लड़ाई है जो पानीपत की जो हुई थी मराठा और किसके बीच में, मराठा और हमारे जो अब्दाली था, उसके बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने जो मराठास थे वो किसकी ओर से लड़े थे, मतलब मुग़लों की ओर से ना, कि भाई तुम रुको मैं तुम्हें बचाता हूँ, वो ओर से नहीं, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो मतलब आप देखो कि मतलब 1760 तक आते आते मतलब मराठाओं की इज्जत कितनी बढ़ गई है और इनकी इज्जत कितनी घट रही है। मतलब देखो 1707 में औरंगजेब गया, ठीक है, 1760 देख रहे हो, मतलब 60 सालों में क्या हालत हो चुकी है, क्या ही हालत हो चुकी है पूरे मुग़ल साम्राज्य की, तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो मतलब बहुत ही बुरा। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपने देख ही लिया। और डेक्कन के पेनिनसुला में मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या लेते थे, चौथ और सदेशमुखी लेते थे इंटायर रीजन से, ठीक है। ये सब जगह से चौथ और सदेशमुखी क्यों लेते थे, क्योंकि ये जाते थे कि भाई हम तुम्हारे है ना मास्टर है ना, तुम हमें क्या दोगे, चौथ दोगे, ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो हमें क्या दोगे, सरदेशमुखी, हम तुम्हारे देश के मुखिया हैं, ठीक है, हम तुम्हारे देश के मुखिया हैं इसलिए मुझे दो, ऐसे। तो आफ्टर रेडिंग दिल्ली, इनने 1737 में रेड कर लिया था दिल्ली को। मराठा डोमिनेशन एक्सपेंड हो चुकी थी, ठीक है। राजस्थान पंजाब तक पहुंच चुके थे, बंगाल उड़ीसा मैंने आपको बता दिया, कर्नाटक तमिलनाडु तेलुगु साउथ, ये सब वहाँ पे ये पहुंच चुके हैं मराठास, ठीक है। बट क्या होता है, मेड पे ट्रिब्यूट टू वे एक्सेप्टिंग द मराठा सोवेनिटी, सब कुछ को पे करना पड़ता था मराठा सोवेनिटी अपनाने के लिए। एक्सपेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया, मिलिट्री कैंपेन बढ़ने शुरू हो गए, और इनका लास्ट जो मिलिट्री कैंपेन बहुत अच्छा चला वो बहुत ख़राब हुआ, वो की बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे ये बहुत बुरी तरह से हारे, ठीक है, इतनी बुरी तरीके से कि साम्राज्य हिल गया। फिर बस 1760 ये कब तक चले हैं मुश्किल से, ये चले तो हैं 1840 तक या समथिंग, 1840 तक है, बट डामाडोल सिचुएशन, ठीक है, लगातार मतलब ख़राब ही सिचुएशन रही है, भारी ख़राब, ठीक है। चलो तो कोई नहीं, हमें तो इतना याद करना है हम कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो एंडलेस मिलिट्री कैंपेन चलते रहे मराठा की, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में उनका होता रहा, ये एग्रीकल्चर से हर जगह से अपना रेवेन्यू लेते रहे, ठीक है। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि भाई अब इतने सारे क्षेत्र ना ले लिए हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि मतलब ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, इंदौर के होलकर, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इन्होंने जीता, मराठाओं ने, जब पेशवाओं ने ये सब जीता, बुंदेलखंड जीत के आ गए, हम पंजाब तक जीत के आ गए, तो क्या करेंगे,
तो करेंगे क्या कि भाई वहाँ पे अपना एक हेड बिठा देंगे, है ना, जिससे भाई वो रेवेन्यू लेते रहे और हमारा काम अच्छे से चलता रहे। तो वही जो सरदार बने, उन्हीं को उन्होंने सरदार बोला, वही हेड जो थे वही चीफ बने सरदार। और सरदार कौन थे बता ही दिया मैंने, 5 सरदारों को इन्होंने अपने हर जगह पे खड़ा किया। कौन कौन थे 5 सरदार? पहले थे हमारे सिंधिया जी, ठीक है, जो सिंधिया जिनकी आज भी हम देखते हैं। दूसरे कौन है? इंदौर के होलकर, ठीक है। अब गुजरात के कौन होंगे? तो बड़ोदरा। गुजरात के होंगे गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़, ठीक है। और हमारे विशेषकर पुणे के या फिर बोल लो महाराष्ट्र के होंगे हमारे पास कौन? भोसले, भोसले, भोसले। कितने हो गए? 4 हो गए। और 5वें, तो 5वें हो गए हमारे पास कौन? पेशवा, पेशवाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये बनेंगे 5 की मुट्ठी। और ये करेंगे राज पूरे इंडिया यानी मराठा एम्पायर का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं के पास रहेगा और यही पूरा रूल करते जाएंगे। कौन कौन है? फर्स्ट है हमारे पास कौन? यहाँ से आओ आप ना, ऐसे मैप से आओगे, मैं हमेशा हमेशा देखना मैप से आओगे तो आप कभी भी ना कोई भी चीज़ ना आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रिक टू रिमेंबर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चलो, अरे यार बहुत ही ख़राब मैप बना इंडिया का एक्चुअली ना। चलो थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा तो ठीक है। तो क्या पहले आ जाते हैं हम कहाँ? ग्वालियर पे। ऑफकोर्स ग्वालियर एमपी। तो ग्वालियर में कौन है? सिंधिया, जो कि आज भी आप देखते हो अगर आप एमपी और यहाँ की बुंदेलखंड की राजनीति से जुड़े हो तो ज्योतिराव सिंधिया बीजेपी के अभी सांसद हैं, है ना। तो सिंधिया फैमिली को जानते ही होगे। जो भी इंदौर साइड से हैं, मालवा साइड से हैं, वो होलकर। ऑफकोर्स कौन नहीं जानता होलकर्स को, ऑफकोर्स। तो आपको एक 2 नाम तो होगा सिंधिया और होलकर, अगर आप बुंदेलखंड और इस एरिया से होते हो तो आप ये नाम तो आपको पता ही होंगे। 2 नाम और आपको याद करने हैं अब, क्या? गुजरात के और हमारे महाराष्ट्र के। तो गुजरात के अगर हम नेम याद करने जाएं तो कौन सा नेम है गुजरात का? गुजरात का क्या मोस्ट फेमस यहाँ पे क्या है? बड़ोदरा, ठीक है। बड़ोदरा के क्या है? गायकवाड़। बड़ोदरा के सॉरी कम थोड़े से, बड़ोदरा के गायक सॉरी गायकवाड़, ऐसा। बड़ोदरा के गायकवाड़। एक बार 2 3 नाम बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। बड़ोदरा के गायकवाड़। और बस एक नाम और, चिन्नू सा नाम है, ठीक है, छोटा सा नाम है। क्या नाम है भाई? भोसले, ठीक है। अगर मराठीज मूवीज़ देखते हो, मराठी अगर किसी भी चीज़ को आप पसंद करते हो तो भोसले एक बहुत नाम कॉमन नेम है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कॉमन नेम हो जाता है भोसले। चलो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये कौन थे भाई, अपना साम्राज्य एक्सपेंड कर रहे थे, सरदार कैसे बने थे, है ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलते हैं अब अचानक से ये लोग अचानक से नहीं, ये लोग बहुत डेवलप कर गए, ठीक है। सिंधिया हो चाहे सिंधिया हो या फिर होलकर हो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंदौर की और सिंधिया की फैमिली, मतलब इन्होंने बहुत ही प्रॉस्परस बनाया, ठीक है, मराठा किंगडम को। चलो, ये कमर्शियल और कल्चर सेंटर भी बन गए ऑफकोर्स। मतलब उज्जैन की महेश्वरी सॉरी अपनी कहेगी होलकर जो साम्राज्य, उनकी महेश्वर साड़ी बहुत ही फेमस है ना। महेश्वर साड़ीज़ जहाँ पे अभी बहुत फेमस है। आज ही कुछ न्यूज़ आई है कि हाँ माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति महोदया मतलब वहाँ पे पहुँची थी इंदौर और उनको महेश्वरी साड़ी बहुत पसंद आई थी। तो जैसे कल्चर उन्होंने बहुत वहाँ फेमस किया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल कल्चर सेंटर्स उन्होंने बनाया। सिल्क प्रोड्यूस जो हुआ था, ठीक है, चंदेरी के जो सिल्क रीजन का सिल्क प्रोड्यूस है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिल्क, वन ऑफ द नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट सिल्क जो आपके पास आप पहन सकते हो इन चंदेरी, फ्रॉम चंदेरी, ठीक है, ये इन्हीं का है। तो वो ट्रेड सिस्टम यहाँ पे चालू हो गया और यहीं से चंदेरी जो साड़ीज़ थी, चंदेरी जो सिल्क था, वो बहुत ही एस्पायरिंग तरीके से हर पूरे इंडिया में फैला।
मतलब वन ऑफ द मोस्ट 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 ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट सिल्क यू कैन एवर वोर, दैट आई कैन प्रॉमिस, ठीक है, दैट आई रियली रियली प्रॉमिस। चलो, सो उसके बाद क्या होता है, धीरे सॉरी एक चीज़ छूट गई है। हाँ, यहाँ पे ना ऑरेंज में यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है, तो ऑरेंज में कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें जो मैं देखो आपको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो है, जो बाजीराव के बारे में ये बताया गया है, और जिसने अगर मूवी नहीं देखी है मस्तानी, तो भाई मतलब मस्तानी मूवी का रियल नेम क्या है, मैं आई जस्ट फॉरगॉट, राइट, आई लिटरली फॉरगॉट इट। मस्तानी, दीवानी मस्तानी गाना है, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह। सो स्टार्टेड एंड सो उनकी जो बाजीराव को दिखाए गए हैं, जो स्पिरिट में बाजीराव, वही उनकी जो कहानी है, और यही है वो बाजीराव। तो बाजीराव क्या है, बाजीराव ऑल्सो बाजीराव बल्लाल देव। बल्लाल देव आपने सुना होगा बहुत बार, उस अगर आपने ध्यान से देखी हो तो वो मूवी, ठीक है। तो ये बेटे होते हैं किसके, बालाजी विश्वनाथ के। और जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं, ये साहू जी के पेशवा होते हैं, और ये इनकी डेथ होने के बाद इनके जो बेटे आते हैं, बाजीराव फर्स्ट, वो इनके बहुत प्रॉमिसिंग ये बाजीराव रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्रेडिट मिलता है इनको मराठा एक्सपेंशन का, ठीक है। उन्होंने विंध्या से लेके खंड तक अपनी मिलिट्री कैंपेन किए हैं। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात को उन्होंने अपने पेट्रोलिंग में लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताई था, ये जो जहाँ से वो मस्तानी उठा के लेके आए थे, वो कहाँ से थी, याद करो तो वो बुंदेलखंड से थी, ठीक है। अगर ध्यान से किसी ने मूवी देखी हो तो वो बुंदेलखंड से थी। और उसी के बाद इन्हीं के बेटे ने मुगलों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, ठीक है, जिसको वो नहीं बोलते थे क्या यार, अब मैं बहुत दिन से मूवी नहीं देखी ना, तो इसलिए। चलो, तो यू गॉट द रेफरेंस। जो प्रियंका चोपड़ा, सॉरी, जो उनकी बालाजी बाजीराव की फर्स्ट वाइफ के उनका बेटा बना था, उन्हीं वही मुगलों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे एक और कुछ दूसरे बॉक्स में चौथ और स्वदेश मुखी के बारे में दिया हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सीख जाओ यहीं से कि क्या है। तो चौथ क्या होता है, चौथ यानी 25% यानी 1/4, ठीक है, मतलब चौथा भाग रेवेन्यू का लेके जाएंगे किससे, ज़मींदार से। इन द डेक्कन दिस वाज कलेक्टेड बाय मराठास, ठीक है। तो डेक्कन में जो जगह होंगी उन वहाँ से चौथ लेके जाएंगे ये लोग, क्या, चौथा हिस्सा आपके रेवेन्यू का हम लेके जाएंगे, ठीक है, डन, कोई झंझट कोई परेशानी। चौथ यानी चौथा, ठीक है, हिंदी में ज़्यादातर चौथा। सरदेश मुखी क्या है, लगभग 10% है, 1/10 ऑफ लैंड रेवेन्यू पेड टू हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन डेक्कन। जो हेड रेवेन्यू कलेक्टर है ना, जो हेड रहेगा रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला, वो लेगा आपसे 1/10। किस लिए लेगा, डेक्कन में, क्योंकि हेड हैं हम, आपके सर, आपके मतलब देश मुखी हैं, आपके देश के मुखी हैं, तो हम लेके जाएंगे भाई, ओके। तो चौथ एंड सरदेश मुखी 1/4 एंड 1/10। ये भी कभी कहा जाता है कि 1/10 तो चलो याद कर ही लोगे, सरदेश मुखी का 1/10, 10वां पार्ट, ठीक है। आई थिंक मैं आपको समझाने में सही रही हूँ। देखो वापस आ जाओ। हाँ, ये कभी कभार ना बड़े ही क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। आई नो दिस इज़ वेरी बोरिंग, और मैं इसको इंटरेस्टिंग यार नहीं बना सकती यार। अगर आपको इंटरेस्टिंग में एनीमे जैसा कुछ करके मतलब बना भी दूँ, फिर भी ना इतने सारे फैक्ट नहीं आ पाएंगे उसमें, इसीलिए आई कांट, ठीक है। आपको थोड़ा सा बोरिंग देखना पड़ेगा, आदत थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। प्लीज़ विश्वास करिए मेरा कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ यहाँ पे, तो एक सही बात बोल रही हूँ, और मैं आपको बता भी देती हूँ या क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि यार देखो ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जहाँ पे अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताओ, लेकिन यार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ये मतलब सरदार ना बताऊँ तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ना कि थोड़ा तो बोरिंग होगा। आई नो, ठीक है। मैं आपको वही चिल्ला कर हे मतलब ऐसे करके चिल्ला के पढ़ाऊँ, सो आई थिंक सो दैट्स नॉट माई स्टाइल। और अगर आपको मेरे स्टाइल से पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यही बोल सकते हैं यार, ठीक है।
अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, पढ़ लेना, व्यू तो कम से कम कर ही लो। मत करना तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्यू कर लो भाई, धन धन के तो अपना अपना कर लो धन, ठीक है। कुछ मत करो, ठीक है ना, लाइक करना ना शेयर करना। आपको आपको कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं, कोई लोड नहीं, ठीक है। मैं आपका हर लोड अपने ऊपर ले लेती हूँ, आपको नोट्स बना के दे रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपके हर लोड मेरे ऊपर है, हिंदी में इंग्लिश में नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू लोड एनीथिंग, बस जस्ट आपको पढ़ना है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मत करो, आप बस पढ़ो, ठीक है। आप बस देखो, कुछ नहीं करना। चलो ये मैं बोल देती हूँ, चलो कुछ नहीं करना, चलो भाई चलो। तो जाट मत करो, चलो। तो जाट क्या है, दी जाट, जाट कौन है, पढ़ लो बस, हाँ ध्यान से, थोड़ा सा बोरिंग होगा, ठीक है, बट प्लीज़ यार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो जाट कौन थे, जाट आज भी हैं, ठीक है। टॉपिक टॉपिक पे आते हैं, जाट कौन है। तो जाट आज भी हैं, आज भी हम देखते हैं हरियाणा जाट है ना, जाट आज भी वहाँ पे हैं। तो जाट क्या थे, मेनली एग्रीकल्चर हैं, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे मुग़लों से हट के, जब क्या हुआ, मुग़लों का बहुत ज़्यादा मतलब इन पे काबू होने लगा, तो मुग़लों ने, इन्होंने बोला कि नहीं यार हम नहीं करेंगे, हमारे पास खुद का अनाज है, हम क्यों दें, है ना। जो अनाज खुद मतलब अपना खुद इतना सारा अनाज उगा रहा है, वो क्यों करे, है ना। तो ये दिल्ली के पास आगरा और मथुरा के साइड थे, ठीक है। और इनमें दो बहुत फेमस जो हैं क्या है, राजाज रहे हैं, वो बहुत फेमस हैं। दो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक है, इनके लीडर हैं चूरामन। इनने ओवर द टेरिटरी वेस्ट दिल्ली में अपनी टेरिटरी कब बनाई थी, 1680, ठीक है। दिल्ली और आगरा के पास, जो मैंने आपको बताया मथुरा वगैरह के पास, इन्हें बनाई थी। जाट प्रॉस्पर्स तो थे ही, ठीक है, एग्रीकल्चर से खुद का वो था। पानीपत और कहाँ पे, बल्लभगढ़, पानीपत और बल्लभगढ़ का किला भी बहुत फेमस है वैसे तो। पानीपत के पास उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर था, डोमिनेट करते थे ये, ठीक है। तो कौन होगा, कौन हो गया, चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने एक और आने वाले राजा हैं, ठीक है। कौन है तो वो आने वाले राजा, कौन है, बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप, धंटना। यार मैं ऐसा तो नहीं करूँगी ना, मैं बीच में साउंड लगा दूँ चलो तो क्या, ओके। सो सेकंड राजा कौन है, सूरजमल। सूरजमल, सूरजमल क्या है, इन्होंने किंगडम को बहुत ही आगे तक ले गए है, ठीक है। इन्होंने किंगडम को मतलब बहुत सारे राजाओं को जीता, और ये वही सूरजमल है। इन्होंने क्या किया था पता है, सूरजमल ने अकबर की जो मकबरा था वो खोद दिया था, ठीक है। मतलब देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है, ठीक है, क्या हालत हो चुकी है एम्पायर की, कि मतलब तुम्हारा परदादा क्या मकबरा खुद गया उनको, कि वो खोद दी थी इन्होंने। तो इतने सूरजमल इतने ही मतलब खतरनाक थे, उन्होंने इतना ही ज़्यादा जोश था। नादिर शाह के साथ इन्होंने मतलब लड़ाई नहीं की है, उनका साथ दिया है, ठीक है, लूटा है और जाके, ठीक है। नादिर शाह दिल्ली में आया था तो उसने लूटा, इन्होंने भी फ़ायदा उठाया और उन्होंने भी लूटा, ठीक है। इन्होंने भरतपुर में अपना किला बनवाया, जो कि बहुत सुंदर था, जो कि आमेर और आगरा के किले के बराबर था, ठीक है। ये है वो भरतपुर का किला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये दिस इज। तो मतलब एनसीईआरटी पता नहीं ऐसा क्यों करता है, मतलब इतनी ही मतलब ऐसी फ़ोटो देगा बिल्कुल, क्या ही करना है, अच्छी है DSLR वाली फ़ोटो दे दे यार, ठीक है। तो इस चैप्टर, ये तो चैप्टर ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑरेंज वाला, ठीक है। क्या लिखा है भाई यहाँ पे, तो जाट रीच जीनत पहुँच गए थे अपने सूरजमल के टाइम पे, ठीक है। स्टेट भरतपुर उन्होंने बनाई थी, और प्रेजेंट जो कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, भरतपुर जो अभी राजस्थान में एक जगह, ठीक है। ये पॉलिटिकली कंट्रोल करते थे, ठीक है। सूरजमल ब्रॉडली इंक्लूडेड पार्ट ऑफ मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वगैरह, दिल्ली, ये वेस्टर्न यूपी मतलब गुड़गांव, वो सब वो वाला एरिया, ठीक है। और नंबर ऑफ फोर्ट्स पैलेसेस उन्होंने बनवाए हैं, लाहौरगढ़ एट भरतपुर, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा किला था, ठीक है। तो भरतपुर इनकी वैसे कैपिटल मान लो आप एक, ठीक है। तो भरतपुर इनकी कैपिटल रही है। दो बहुत फेमस राजा हैं जाट के, कौन कौन से, चूड़ामन और सूरजमल। सूरजमल तो मैंने आपको बता ही दिया,
इंटरेस्टिंग कहानी इनकी कि भाई अकबर की कबर ही खोद दी थी कि तुम निकलो चलो बाहर, कैसे क्या तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। चलो, तो ये सब सूबेदारी आपको पता ही चल गया कौन थे भाई। दाल खलसा आपको पता ही है, मिसल पता ही है, फौजदारी, इजरेदारी, चौथ, सदरमुखी, ये आपको सब पता है। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ से पता ना हो। ठीक है, करें शुरू? क्या करें? जो मैंने आपको क्या दिए थे, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये लगा लेते हैं, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, जाइए वहाँ और लगाइए। ठीक है, मैं करवा दूंगी, एक सीरीज़ करूंगी जहाँ मैं क्वेश्चंस की, वहाँ पे मैं ये सब क्वेश्चन लूसेंट के भी ले लूँगी, इसके भी ले लूँगी। लेकिन अभी ना ये पढ़ लो एक बारी, ठीक है, फिर अपन तो करते ही रहेंगे, है ना, अपना तो चल रही है। हमारा तुम्हारा साथ बड़ा लंबा है जी। ठीक है, तो करते ही रहेंगे। अभी एनसीईआरटी निपटाएंगे, फिर कुछ और चीज़ें हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी निपटाएंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हमारा साथ तो बड़ा लंबा है जी, ऐसे कैसे। चलो, तो पढ़ाई पे आते हैं वापस। टू विच सिख गुरु अकबर डोनेटेड 500 बीघा ऑफ लैंड। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा लैंड दी थी? तो किसको दी थी, किसको दी होगी? डॉक्टर अर्जुन देव, डॉक्टर बोल रही मैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरराय और गुरु तेज बहादुर। कौन होंगे वो? अर्जुन देव, हरराय, रामदास और तेज बहादुर। चलो, तो वैसे ही अपना फॉर्मूला क्या करते हैं, डिटेक्ट करेंगे, डिडक्ट करेंगे, नो डिटेक्ट नहीं करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अर्जुन देव किसके टाइम पे हैं? किसने मारा था अर्जुन देव को? जहांगीर ने, ऑप्शन खत्म, है ना। तेज बहादुर किसके टाइम पे? गुरु गोविंद सिंह के पापा, विजय तेज बहादुर। अलग करेंगे इसको। कौन बचा हमारे पास? आगे ना 50-50 में आ गए, आ गए ना 50-50 में, जहाँ अब ने मैंने कुछ और तो लगाया नहीं ना, कहीं में गई नहीं, कहीं मैंने कुछ किया नहीं। अब हम आ जाते हैं प्रॉबिलिटी में 50-50। ठीक है, लेकिन आपने अगर ध्यान से ये बुक पढ़ी हो तो आप इसका आंसर दे पाओगे, है ना। ध्यान से तो आप लोगों ने पढ़ा ही होंगे, मैंने पढ़ाया है ना। तो ध्यान से आपने पढ़ी होगी, तो इसका आंसर क्या है? रामदास। क्या है? रामदास। अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप क्या पढ़ो? तेज बहादुर आपने पढ़ लिया, अर्जुन देव को मैंने आपको बता ही दिया। गुरु तेज बहादुर के बारे में कुछ ऐसी ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, आप एक और चीज़ याद रख लेना, बस ये तेज बहादुर जो थे वो गुरु गोविंद सिंह के पापा थे, बस इतना सा याद है, वो कुछ नहीं याद है। वैसे 10 गुरु इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखों के 10 गुरु अगर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो पढ़ लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं तो पढ़ाऊँगी, लूसेंट कराऊँगी तब, अभी नहीं। ठीक है, जब लूसेंट होगा तब होगा। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो 10 गुरु अपने उसमें करके रखो। 10 गुरु में से मैं बता देती हूँ कौन कौन से फेमस हैं और अच्छे आपको पता होने चाहिए। तो एक तो फर्स्ट गुरु नानक, ठीक है, फिर गुरु अंगद जो बाद में आए थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, है ना, 5 गुरु ये हो गए। छठे मैं आपको बता देती हूँ गुरु रामदास, ये कर लो बस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 गुरुओं में से मैंने 6 गुरु बता दिए, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक तो आपको रटे ही होने चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई लोड है ही नहीं। ठीक है, और अर्जुन देव भी रटे होने चाहिए, है ना, क्योंकि फेमस है ये। रामदास ऐसे हैं जिन्होंने, जो अपना हरविंदर साहब है, जो गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं, उसकी जो जगह जिसको दी गई थी वो अकबर ने दी थी। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन आपको हो रहे हैं। ठीक है, कि किसने बनवाया, पहले तो किसने बनवाया अपना हरमिंदर साहब है गोल्डन टेम्पल? तो रामदास। ज़मीन किसने दी? तो अकबर ने। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए ना। ऐसा आ जाए हरविंदर गोविंद की ज़मीन, हरमंदिर साहब की जो ज़मीन है वो किस शासक ने दी थी? ये किस शासक ने दी थी या किसने टाइम पे बना था? तो आपको लगभग अकबर का टाइम पता है ना, तो लगभग आप टाइम पे लगा दोगे, है ना।
सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको निकल के बनते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे देखो कि अच्छा और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या जान सकते हैं। यहीं से आपका कंटेंट डेवलप होता है, ठीक है, यहीं से आपकी कंटेंट डेवलप होगा। और क्या, तेज बहादुर के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं क्या, कुछ याद कर सकते हैं क्या, क्या हर राय के बारे में, अगर ये हर राय आ गया है तो हर राय के बारे में कुछ जान लेना नहीं चाहिए हमको, है ना। तो ये है पढ़ाई। ये तो मैंने आपको एनसीईआरटी करा दी, ये तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी भाई इसका आंसर रामदास है। लेकिन अब आगे का पढ़ाई क्या, आगे की पढ़ाई आपकी, ठीक है, आगे की पढ़ाई आपकी। मैं ये बता दूंगी, मैं हर राय भी आपको नोट दे दूंगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपको खुद से गूगलिंग करके ये नोट्स आप बनाओगे तो आपको ना फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आप फिर ना कभी भूलोगे नहीं। और वो 6 जो गुरु हैं ना, जो मैंने बताए नाम से, उनके बारे में जान लो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड एज ए सक्सेसर बाय गुरु नानक। तो गुरु नानक के द्वारा, गुरु नानक, ठीक है, मुझे जब मैं पहले पहले पढ़ती थी ना तो मैं नानक और गुरु गोविंद सिंह में ना ज़्यादा फ़र्क मुझे ना रजिस्टर नहीं हो पाता था, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए, कोई अलग अलग नाम है ये बिल्कुल, बट मैं रजिस्टर नहीं कर पाती थी। मेरा लैक ऑफ माइंड है, ऑफकोर्स, मेरी बंद बुद्धि है ना। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड सक्सेसर ऑफ गुरु नानक। तो गुरु नानक के सक्सेसर कौन रहे हैं, है ना। गुरु नानक ने सक्सेसर किसको डिक्लेयर किया, तो ये भी आपको इस बुक से पता होना चाहिए। क्या है भाई, बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद। चुपचाप साफ साफ लहना, ठीक है, और कुछ है नहीं। हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ साहब और गुरु ग्रंथ साहब। किसने आदि ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल्ड किया है, बताओ। नानक ने किया है, गुरु गोविंद सिंह ने किया है, तेज बहादुर ने किया है, गुरु अर्जुन देव ने किया है। क्या नानक ने किया है? नानक तो पहले ही थे, उन्होंने तो बनाई हुई थी, तो ये नहीं हो सकते। क्या गुरु गोविंद सिंह ने किया है? कंपाइलेशन, ठीक है, आखिरी गुरु नहीं, कंपाइलेशन। क्या गुरु तेज बहादुर ने किया है? देखो तेज बहादुर आ गए, है ना, 2 बार आ गए तेज बहादुर, पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। गुरु अर्जुन देव, क्या इन्होंने किया है? क्या ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है? यस। तो कंपाइल किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने। 2 तो मैंने आपको हटवा ही दिए थे, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो देखो वही गुरु आ रहे हैं बार बार रिपीट करके, तेज बहादुर, अर्जुन देव, गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, है ना। 6 जो मैंने लिखवाया उसमें 4 तो यहीं आ गए, है ना, आ गए। तो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वर पीनलाइज्ड विथ डेथ बाय रूलर्स ऑफ टाइम। कौन से रूलर्स ने किस सिख गुरु को पीनलाइज किया है ना। बताइए बताइए। अंगद हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु हरगोविंद हैं, गुरु तेज बहादुर है। कौन है? हरगोविंद को गुरु गोविंद सिंह मत समझ लेना, ठीक है। हरगोविंद अलग हैं, गुरु तेज बहादुर अलग हैं, और गुरु गोविंद सिंह अलग हैं, ठीक है। देखो, अब आपने अगर गुरु अर्जुन देव पढ़े होते, अगर आपने गुरु तेज बहादुर पढ़े होते, तो आप ये क्वेश्चन लगा लेते कि नहीं लगा लेते, है ना। चलो, तो हमेशा 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 जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि यार क्या हो सकता है, क्या 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 क्या, हमेशा इंक्यूजिटिव दिखाओ अपनी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, अच्छा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, क्या मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ, क्या मैं इस बारे में पता कर सकता हूँ, क्या मेरे नोट्स में ये है, ठीक है। ये हमेशा ये, ठीक है, ये ना, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो आपको कि नोट्स में थोड़ा सा गूगल कर, ये भाई मतलब कितने में बिकता है ये, ठीक है, कि भाई एग्ज़ाम मटेरियल ले लो, एग्ज़ाम मटेरियल ले लो, हमारे यहाँ से सस्ता है, एग्ज़ाम मटेरियल ले लो, है ना, मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ। तो सोचो, दिमाग बुद्धि लगाओ अपनी, ठीक है, मंद करके मैंने नहीं रखनी है। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हो, मंद नहीं हो, थोड़ा सा मैं मार्केट की एक्सपीरियंस ज़्यादा है मुझे,
क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मुझे पता भी है, तो इसीलिए पता होना चाहिए आपको। चलो, हाउ मेनी ईयर्स एगो खालसा पंथ स्टार्टेड। अब ये क्वेश्चन पता मैंने आपको क्यों दिया है? मैं ये भी बोल सकती थी कि कौन से सन में खालसा पंथ आया था, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है पता क्यों? कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स एगो खालसा पंथ स्टार्टेड, ठीक है। अगर आपको 1699, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो कैसे पता होगी, है ना। कितने साल हो गए? लगभग 400 साल। 1700 पूरा, 1800 पूरा, 1900 पूरा, 2000 तो पूरा नहीं हुआ है, बट हाँ 300 चलो पूरे हो गए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से पकड़ो, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन भी आता है। चलो, द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का ओरिजिनल नेम क्या था? क्या था? ये आप मुझे गूगल सर्च करेंगे, ठीक है, प्लीज़ कर लेना यार, ठीक है। मैं थोड़ी सी आपसे मैथ करवा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी। अगर आपको ये भी नहीं करनी तो ये सारे क्वेश्चन ना घटना चक्र में दिए हुए हैं, जाके वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। मेरे में घटना चक्र भी डला हुआ है, ठीक है, तो वो जाना, नीचे लिंक दिया हुआ है, प्लीज़, ओके, जाना कर लेना, ओके। चलो, विच सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना। पटना में कौन से सिख गुरु पैदा हुए थे? कौन हुए थे? नानक हुए थे क्या? तेज बहादुर हुए थे क्या? हर गोविंद हुए थे क्या? गोविंद सिंह हुए थे क्या? तो पटना में एक ही हमारे सिख गुरु पैदा हुए हैं, वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिवाजी। शिवाजी गुरु का नाम क्या था? आप बताएंगे नाम। चलो, मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड बाय डॉक्यूमेंट ऑफ देयर। ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ देयर। मोदी जो स्क्रिप्ट है वो किसके डॉक्यूमेंट में है? मराठास के, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट है कोई दो भी मोदी जैसी, और उसमें मराठास के नाम पे है। चलो, द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। जल्दी जल्दी बताओ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द फॉट बिटवीन किसके बीच हुई थी? क्या हैमू अकबर, हुमायूं शेरशाह मराठा और अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह मुगल। बताओ, सबको पता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनिकल ऑर्डर में अरेंज करो भाई। कौन कौन था पहले? बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। आंसर बहुत सही है इसका। कौन था पहले? मैंने क्या बताया था? बाजीराव के अप्पा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ होंगे पहले, ये पहले पेशवा भी हैं, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। चलो, तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा, फिर सेकंड बाजीराव, फिर उसके बाद बाजीराव जो उनका बेटा होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद माधवराव, ठीक है। क्या बना? 3-1-2-4, तो ये बना सी, ठीक है। मराठा क्लेम ऑफ द रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम। मराठा का जो प्रोटेक्शन जो टैक्स था वो क्या था? यही 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 चौथ की स्वदेश मुखी। यही पढ़ना होता है ध्यान से भाइयों बहनों, यही पढ़ना होता है ध्यान से। क्या था?